गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम संजय कुमार यादव है और मैं कोटपुतली बहरोड से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, एमए हिंदी नेट क्वालिफाइड। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये मेरा पहला आरएएस का इंटरव्यू है। और मैं भारतीय सेना में एज एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पद पर 18 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट आ गया। ठीक है, तो आरएसी क्यों चुना? असिस्टेंट प्रोफेसर आप दे रहे हैं जी सर। तो वही कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? जी सर। आरएस एक सर प्रतिष्ठित सेवा है और इसमें मल्टी डायमेंशंस हैं। अनुभवी लोगों के साथ कार्य करने का मौका मिलता है और जो मैंने 18 साल सेना में सीखा है उसको धरातल पे उतारने का एक उचित प्लेटफॉर्म मैं महसूस करता हूँ। मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन की है? पोस्ट ग्रेजुएशन सर। पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है। उसके बाद ये सुब्रती यूनिवर्सिटी मेरठ से क्या किया है हिंदी में? एमए एमए। हिंदी। तो ऐसा क्यों, हिंदी भी और मैथ्स भी? जी सर। 2013 में मैंने एमएससी किया था मैथमेटिक्स से, क्योंकि उस समय आरएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। बट 2016 के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया, तो मुझे हिंदी सब्जेक्ट जो था फोर्थ सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए एमए हिंदी करना पड़ा सर। आरएस के लिए? जी सर। तो आरएस में हिंदी का कितना पोर्शन आता है? हिंदी का 120 नंबर का है, तो अप्रोक्सीमेट और सर इंग्लिश का? इंग्लिश का 80 नंबर का पोर्शन फोर्थ पेपर में। उल्टा तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? हाँ पक्का सर। अच्छा, ठीक है। रामानुजन जी के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी। और उनके क्या ऐसे, कौन से ऐसे इनिशिएटिव थे जो पूरे विश्व में विख्यात जी सर। थे? रामानुजन जी सर हमारे जो हिंदी के प्रसिद्ध हस्ताक्षर रहे हुए हैं और उन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय उनको दिया जाता है। और उस तात्कालिक समय में रामानुजन जी ने जो समाज के चर्चित मुद्दे थे महिलाओं के कल्याण के लिए और रामानुजन जी? जी और अच्छा। समाज, हाँ जी, समाज की स्थिति को सुधारने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। और भक्ति में उस समय जो अंग्रेज जो थे वो हमारी धरोहर को नुकसान कर रहे थे, तो हमारे जो समाज में अराजकता फैली हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने भक्ति का भारत के अंदर बढ़ाने का योगदान दिया सब। रामानुजन जयंती मनाई जाती है भारत सब में? मनाई जाती है सब। कब मनाई? सब श्योर नहीं। किस विषय को लेकर मनाई जाती नहीं साहब, श्योर साहब। है? अच्छी बात है। आपकी सर्विस का अनुभव आरएस को किस तरह मिलेगा? जी साहब। अगर आप किसी ब्लॉक में एसडीएम लगते हैं जी साहब। तो वहां आप आपकी सर्विस का उपयोग किस तरह करेंगे? जी साहब। थोड़ा सा बताइए। हाँ सब मेरा, मुझे जब मैं भारतीय सेना में भर्ती हुआ तो भर्ती के समय ही मुझे कमांडेंट मेडल मिला बेस्ट कैडेट का। उसका रीजन था कि मैं पूरे कोर्स कमांडर रहा था। तो एज ए टीम वर्क का मुझे अनुभव है। मेरी 400 की टीम थी, उनमें से हमने सभी को एकजुट लेते हुए धरातल पर उतारा। फिर भारतीय सेना में रहते हुए 2016 में श्रीनगर में झेलम नदी में सर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में मैंने 1.5 महीने हमारे माननीय कमान अधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने राहत कार्य में पूरा योगदान दिया। उस अनुभव को भी यदि मैं मेरे ब्लॉक में उतार पाऊँ। तीसरा, मैं मेरी सेना के दौरान 2.5 साल तक भूटान के अंदर भारत का रिप्रेजेंटेटिव किया एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो मैंने भूटान में देखा कि महिला प्रधान देश है और वो पर्यावरण के क्षेत्र को, उनकी जीडीपी पर्यावरण बेस्ड है। तो उस पर्यावरण के मुद्दे को भी मैं अपने ब्लॉक के अंदर उतारना चाहूंगा। और जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है उसमें भी। कोई एक सबसे अच्छा प्रयोग जो भूटान ने किया हुआ?
हाँ पर्यावरण को लेकर? हाँ, उन्होंने सब अपने जो संविधान है उसके अंदर 70% पौधारोपण का कंपलसरी रूल बनाया हुआ है साहब। हर एरिया ब्लॉक वाइज? जी नहीं, पूरे भूटान में 70% पे ओवरऑल प्लांटेशन कंपलसरी है। दूसरा साहब, वहां पर उर्वरक जो है वो बैन है। अच्छा। जी, जैविक खेती को पूरी तरह वो देते हैं प्राथमिकता। सबसे अच्छी खेती, जो भूटान की सबसे ज्यादा होने वाली खेती क्या है? खेती तो साहब यही अपना इंडिया ही उनको प्रीफर करता है, जी नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य हैं उनकी तरह ही है। वहाँ क्या उगता है? वहां पर साहब गेहूं और ये वेजिटेबल्स, रागी और चावल का भी कुछ पोर्शंस, पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी बेस पे चावल हो जाता हाँ चावल हो जाता है साहब। है? अच्छा। जी साहब। ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ नए इनिशिएटिव जी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लिए हैं जी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, जी। ऐसे कुछ इनिशिएटिव के बारे में बताइए। राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए लगभग प्रत्येक बिंदु पे नई स्कीम्स स्टार्ट किए। स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो उनमें से प्रमुख जो स्कीम्स के तहत में साहब, एक तो सोलर सिस्टम के ऊपर हमने काफी वर्क किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा को मुख्य बिंदु पर। फिर आरजीएचएस के थ्रू हम स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान के तहत शिक्षा क्षेत्र पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ये सब मुख्य मुख्य हील इन राजस्थान पॉलिसी जी। 2025 क्या है? हील इन राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई पॉलिसी है साहब। और इसमें जो जरूरतमंद है, मतलब ग्रास रूट लेवल तक साहब हेल्थ स्कीम्स को प्रोवाइड करवाना हेल्थ स्कीम को ग्रास रूट लेवल है। जी तक साहब। अभी नहीं है? अभी है साहब। तो क्या फर्क है? जी साहब। सब फर्क तो ये है कि जो जहाँ पर ग्रामीण एरिया है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो वहां पर कहाँ नहीं है ऐसी? ऐसा कौन सा ग्रामीण एरिया जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है जी साहब राजस्थान में? हमारा जैसे वागड़ जो क्षेत्र है, हम्म, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में सब स्वास्थ्य सुविधाएं उस स्तर की नहीं है। बेसिकली पीएचसी है, बट कुछ गांव के 5-7 गांव में अब सब उनका टारगेट ये है कि प्रत्येक गांव तक इस सुविधा को पहुंचाया जाए। तो बेसिकली ग्रास रूट लेवल तक ये सुविधाएं पहुंचे, जी ऐसी पॉलिसी है हील इन राजस्थान? सॉरी साहब, इतना पर्टिकुलर इसका नहीं पता। नहीं। जी साहब। राजस्थान लॉज रिपीलिंग बिल आया है अभी। जी लॉज रिपीलिंग बिल क्या है ये? सब सॉरी साहब, थोड़ा हिंदी में राजस्थान में जो कानून है, जी। उन कानून पर दोबारा चर्चा हो और उन्हें संशोधित किया जाए, ऐसा कोई बिल आया है? ये सब बिल का तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं पता। जी धर्मांतरण बिल आया है, हाँ जी। क्या है? धर्मांतरण अभी राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पास किया है, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बिल है साहब। इसके अंदर साहब प्रावधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म स्वतः अंत्यकरण की उसके हिसाब से अपना स्वेच्छा से धर्म अपनाने की है। बट सब इसमें ही प्रावधान है कि जबरदस्ती लोभ लालच दे करके और किसी योजना के तहत किसी व्यक्ति को यदि धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके खिलाफ सब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्य प्रावधान सब 90 दिन के अंदर कलेक्टर साहब को सूचित करना पड़ेगा धर्मांतर करने से पहले। और व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में उसे 60 दिन पहले साहब, कुछ ऐसा साहब इसके अंदर कुछ ऐसा? है। जी साहब। मेन इसका उद्देश्य यही है कि साहब जबरदस्ती न हो किसी धर्म के व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने के आप एक ब्लॉक के एसडीएम लगते हैं, लिए। राइट साहब। वहाँ दो कम्युनिटी में रेआउट होता जी साहब। है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है राइट और साहब। एक दूसरी कम्युनिटी जी है। साहब। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, जी साहब। तो आपके प्रारंभिक इनिशिएटिव क्या रहेंगे? सब एज ए एसडीएम मुझे यदि ये सूचित होता है कि ऐसे कम्युनिटी में, तो सबसे पहले साहब मैं टीम वर्क के रूप में कार्य करूंगा। मेरे जो सीनियर साहब हैं, कलेक्टर साहब, उनको सूचित करूंगा। अपने अधीनस्थ हैं उनको भी सूचित करूंगा। और जो मेरे विश्वसनीय
सूत्र हैं, सूचना, हम धरातल पे हकीकत पहले ग्राउंड पे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव है, उनको एक मीटिंग के लिए प्रपोजल रखेंगे। आंदोलन नहीं है, वो दोनों लड़ रहे हैं। राइट साहब। हाँ। जी। उसमें आप क्या जानो? जी, जी। दो व्यक्ति घर में लड़ रहे हैं, जी साहब। तो उसमें आप क्या जानो? जी साहब। हम सब मौके पे सबसे पहले कलेक्टर साहब को सूचित करके, एसपी साहब को सूचित करके, यदि वो लड़ाई हो गई है, तो वहाँ पर पुलिस जाब्ता सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, उनके कोई मारपीट न हो और समझाइश करवाई जाएगी सर। पंचायती राज के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर, मैम। कब चालू हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट रहा राजस्थान के डेवलपमेंट पे? जी मैम। तो पंचायती राज का कंसेप्ट तो मैम सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 के अंदर नागौर के बगदरी गांव में हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में शुरू हुआ था, पर इसको कानूनी रूप नहीं दिया गया था। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और महात्मा गांधी का जो सपना था आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज का, तो वो आज धरातल पे उतर रहा है और ये विकसित है, भारत और विकसित राजस्थान में एक अहम भूमिका निभाएगा। यदि गांव का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो वाकई में पूरा हो रहा है या यहाँ पर भी, क्योंकि धरातल पर भी लोग पावर के लिए लड़ रहे हैं, राइट में। तो कितना सक्सेसफुल हुआ? जहाँ पे पहले हम बात करते थे कि मेन पोजीशंस पे लोग पॉलिटिकल पावर के लिए लोग फाइट करते थे, जी मैम। अब सरपंच भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जी मैम। और उस पावर के लिए भी आपने देखा होगा बहुत सारा पैसा, करप्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नैतिक भी नहीं होती और कानूनन भी सही नहीं होती है। राइट मैम। तो उस सेंस में क्या लगता है कि पंचायती राज का इम्प्लीमेंटेशन कितना सही था, कितना सक्सेसफुल है या क्या फेलियर्स रहे उसके? जी मैम। मैम, किसी भी योजना को विश्व स्तर पर लागू करने के लिए चुनौतियां तो आती हैं हर फील्ड में, बट समय के अनुसार उन चुनौतियों को पहचान करते हुए हम धीरे धीरे उसमें सुधार कर रहे हैं। वर्तमान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है, क्योंकि मैम हमने ग्राउंड पे देखा हुआ है कि कुछ तो ऐसी पंचायतें हैं जहाँ निर्विरोध भी सरपंच चुनते हैं। तो ये गांव वाले अब धीरे धीरे शिक्षा का स्तर उठ रहा है, महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी तो महिलाओं की भागीदारी भी, एक हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का भी एग्जाम्पल्स हैं। बट पूरे राजस्थान में जहां पर कमियां हैं तो धीरे धीरे उनको मैम सुधार करने की आवश्यकता आपने 18 वर्ष दिए इंडियन मिलिट्री को, है। जी मैम। तो बाद में ऐसा क्यों लगा कि अब आप अपनी सेवाएं देश को उस तौर पे नहीं दे पा रहे जी मैम। या नहीं दे सकेंगे? जी मैम। मैम ये कंसेप्ट 2022 में मैं जब मेरठ में पोस्टेड था उस समय अग्निवीर स्कीम्स धरातल पे आई थी, जो भारतीय की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। तो उसमें हमारी जो वर्तमान सिचुएशंस हैं उसके अनुसार नई टेक्नोलॉजी और नए युवाओं की आवश्यकता थी। तो हमने महसूस किया कि एक जो फिजिकल क्राइटेरिया है सेना के अंदर, अब मैं सूबेदारी के पोस्ट पे था तो उसको मैं फुलफिल करने में दिक्कत महसूस होने लग गई थी और फिर नए जवानों की रिक्वायरमेंट थी, तो इस हिसाब से मैंने स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट लिया और मुझे राजस्थान में कभी पोस्टिंग नहीं मिली। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था डिपार्टमेंट को, तो मैं राजस्थान को कभी नहीं जान पाया था, तो इसलिए मैं स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेके आया। तो ये बात हुई कि एक थोड़ा-सा चैलेंज आया और आपने बैकआउट कर लिया। तो आरएएस में भी कई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको लगे कि आप उसमें जो आपका पहले का एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आ पा रहा है या जो आपका नेचर है या जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आउटलुक है, उससे मैच नहीं कर पा रहा। तो जी फिर मैम। आप किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ाएँगे या देश को अपनी जी सेवाएँ देंगे? मैम, चैलेंज को छोड़ के मैं नहीं आया। मैं 18 साल के दौरान मेरा कार्यकाल पूरा वो एग्जेम्पलरी रहा है। मैं भारत का रिप्रेजेंटेटिव भी किया है भूटान के अंदर और मैंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हुई है। जैसे मैं मैप रीडिंग का इंस्ट्रक्टर रहा था और मैं सेना के दौरान लगभग 250 बंदों को एज ए एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में, जो +2 पास हुए थे, तो उनको ग्रेजुएशन करवाने का काम किया। जो भारतीय नारियां थी, वीर वीरांगनाएं, तो उनके पति जो बॉर्डर पे रहते थे, तो पीछे से हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया करते थे, कंप्यूटर सिखाना, उनको बच्चों के लिए भी शिक्षा करते थे। तो मैं चैलेंज के रूप में छोड़ के नहीं आया मैडम, बट मेरी फिजिकल कंडीशंस को
थोड़ा वहाँ चैलेंज महसूस होने लगा कि नई पीढ़ी की ज़रूरत है और भारत सरकार ने भी कहा कि अब अग्निवीर योजना आ रही है, तो उसको हमने ही इनिशियली मैं ही उसको सर महसूस किया कि अब उचित समय है। और मैं जब भर्ती हुआ था तब भी मैं 15 साल का टारगेट लेके भारतीय सेना में गया, जो मेरा फुलफिल हुआ था। अब अगर कल को आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली, जैसे अभी आपने बोला कि थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगने जी, लग गया था, आरएएस की भी जो जॉब है, हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो बहुत डिमांडिंग होती हैं। राइट मैम। कई-कई दिन तक हो सकता है कि आपको अपनी प्रेज़ेंस दिन-रात एक जी मैम, करके अपनी प्रेज़ेंस देनी जी पड़े। मैम, तो क्या उस समय भी आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी एज हो गई है, फिजिकली आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, या नवयुवकों की जी मैम, ज़रूरत है तो आप अपना पोस्ट छोड़ देंगे? जी मैम। मैम फिजिकली उस लेवल का नहीं, मेरा वर्क अब भी मैं 10 से 12 घंटे फिजिकल का मतलब है वहाँ बीपीटी होता है मैम, 5 किलोमीटर विद वेपन्स और विद पिट वजन के साथ होता है, तो उस लेवल पे मुझे महसूस होने लगा था हल्का सा। वैसे वर्क में मुझे फिजिकली कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उस कार्य को नहीं कर पाता। राजस्थान, जी, कैसे पड़ा ये नाम? जी, क्या महत्व है इस नाम का? जी मैम। मैम राजस्थान पहले इसको राजपूताना भी कहते थे, राजाओं का स्थान हुआ करता था। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैम 1800 के ईस्वी के लगभग सबसे पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटी 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक में भी इसका वर्णन किया है। तो ये राजाओं का स्थान रहा था, तो मेनली मैम राजस्थान। पर जब भारत को आज़ादी मिली तब तो राजस्थान नाम का कोई स्टेट था ही नहीं। जी मैम, आप जानते हैं इस बात को? जी मैम, तो कब बना राजस्थान? जी मैम। राजस्थान का मैम 30 जनवरी 1949 को हमारा राजस्थान 7 चरणों में पूरा हुआ था और जो अंतिम रूप 1 नवंबर 1956 को आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग माननीय फैजल अली के आयोग की अध्यक्षता में ये नाम पड़ा, तीसरे चरण के अंदर ये। क्या कोई एक राजस्थान में ऐसी सिटी है जो कि पाकिस्तान से भी मिलना चाह रहा था उस समय, और उसकी भूमिका यहाँ के हिसाब से बहुत ज़रूरी थी? जी मैम। मैम जोधपुर जो रियासत थी, उनके नाम तो मुझे नहीं आ रहे, उनके राजा, वो हैदराबाद के नवाब के साथ मिलकर के पाकिस्तान में मिलने का उनका प्रोग्राम था। बट हमारे गृह मंत्री, उस तात्कालीन गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब की सूझबूझ से, क्योंकि बॉर्डर इलाका था और सेंसिटिव पार्ट था, तो हमने उनसे इनको भारत में विलय करवाया। संजय जी, जी मैम। आपको एक लंबा अनुभव रहा है जी साहब। सेना का। जी साहब। अब आप प्रशासन की ओर जाना चाह रहे हैं। जी साहब। प्रशासन किस चीज पे टिका हुआ होता है? जी सर। किस पे आधारित होता है? और जी किस सर। पे चलता है? भारत का जो शासन प्रशासन है किस पे आधारित है? जी सर। वो बताइए। भारतीय जो संविधान है वो सर्वोपरि है हम्म, और प्रशासन जो है वो नीतियों को क्रियान्वित करने का एक माध्यम है। जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, जो हमारे माननीय सदस्यगण और नेतागण है, वो नीतियों का निर्माण करते हैं और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उन नीतियों को धरातल पे लागू करना ही प्रशासन है। हम्म। संविधान की प्रस्तावना सुना सकते हैं आप? जी साहब। बताइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास और की स्वतंत्रता दिलाने के लिए और अभिभूत होकर के 26 नवंबर 1949 को मार्क्सी समिति शक संवत 2006 अंगीकृत आत्मा आत्मान्वित करते हैं सब। थोड़ा सॉरी साहब ठीक है, इतना। कोई बात जी। नहीं। आपने 18 साल में क्या ऐसा सीखा जी। कि जिसको आप यहाँ लागू करना चाहते हैं? मैंने देखा आपने लिखा हुआ है, बार जी। बार लिखा है रिपीटेटिव, कि मैंने जो अनुभव वहां सीखा उसको मैं यहाँ लगाऊंगा। जी तो साहब। ऐसा क्या सीखा आपने खास? जी साहब। हम्म, तब 18 साल के दौरान मुझे अलग-अलग फील्ड में, अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने का मौका, क्योंकि हमारी जो पोस्टिंग होती थी फिक्स रेजिमेंट नहीं थी। हम्म,
मुझे सिग्नल में भी काम करने का मौका मिला, इन्फेंट्री में भी मिला, आर्टिलरी में भी कार्य करने का, क्योंकि एक यूनिट के अंदर एक इंस्ट्रक्टर होता है उन साहब। चीजों का प्रशासन में क्या योगदान उन आर्ट चीजों का प्रश्न मैं साहब भारतीय जो हमारे अधिकारीगण थे, वो किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट, फिर अनुशासन, फिर हर व्यक्ति का अंत नीचे सिपाही तक का ध्यान रखना, फिर वो ड्यूटी पे गया है तो उसके परिवार का ध्यान रखना, उसको समय पे छुट्टी दिलवाना, तो एक मैनेजमेंट पूरा सिस्टम होता है साहब। तो वो जो अनुभव मैंने अधिकारी लोगों के साथ मिल करके सीखा, उसको मैं यहाँ धरातल पे उतारने का इच्छुक हूँ साहब। राजस्थान सरकार की 5 फ्लैगशिप योजनाएं बताइए। जी साहब, राजस्थान सरकार की कुल 25 फ्लैगशिप योजनाएं अभी चल रही हैं, तो उनमें से मैं मुख्य हाँ, एक तो साहब लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या है ये? जी, लाडो प्रोत्साहन योजना साहब एक महिलाओं के बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए इसका उद्देश्य है बच्चियों को भी मुख्य धारा में लाया जाए और उनके जो हमारी पूर्व धारणाएं थी कि ये पुरुष प्रधान समाज रहा है और उसमें बालिकाओं को महिलाओं को हमेशा से ही चूल्हे चौके तक ही रखा गया था, तो उस अवधारणा के लिए इनको साहब 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। चाहे वो सरकारी पर इसकी कुछ शर्तों के साथ इसमें कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो पैदा होनी चाहिए, और अब तो नया प्रोविजन भी हो गया। स्टार्टिंग में तो 1 लाख ही था, और अब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसको 1.5 लाख रुपए कर दिया है। और इसकी जो योजना यही है कि इसका उद्देश्य बच्चियों को स्तर को बढ़ाया जाए और मानसिकता को समाज की को दूर किया जाए सब। और एक हुई ये तो। हाँ, एक लाडो प्रोत्साहन, सॉरी साहब। दूसरी हमारी साहब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। तीसरा हमारा साहब इसके अंदर जल स्वावलंबन योजना है, स्वामित्व योजना है। अगला कर्म भूमि से मातृभूमि की योजना है। ये 5 साहब योजनाएं। जी, वृद्धों से जुड़ी कोई योजनाएं? हाँ, वृद्धों से साहब एक तो वृद्धावस्था पेंशन योजना है। दूसरा ये साहब पर्टिकुलर नाम नहीं, बट इन तीर्थ यात्रा जो इनको 60,000 राजस्थान के युवाओं को, जिसको 56,000 रेल के थ्रू और 4,000 सब वायुयान के थ्रू तीर्थ स्थलों की यात्रा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस साहब, राजस्थान दिवस इसके 2 कंसेप्ट्स वो रहते हैं साहब। एक तो 1 नवंबर 1956 को बना था जब राजस्थान दिवस है, और 31 मार्च को है, बट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे शुक्ल पक्ष की एकम को स्टार्ट किया है। उससे पहले कब मनाया जाता था? 1 नवंबर को या 30 मार्च को? स्थापना दिवस है 1 नवंबर और राजस्थान दिवस है 30 मार्च को सर। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को 30 मनाया। मार्च को सर। स्वच्छ भारत मिशन, जी साहब, इसके बारे में बताइए कुछ। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से साहब इसकी घोषणा की थी, और ये स्वच्छ भारत मिशन ने आज भारत की मानसिकता को चेंज किया है। और इससे हमारा मेन मकसद है कि हमारा भारत स्वच्छ रहे और जो वेस्टेज है उसको सही जगह डिस्पोजल हो, और रिसाइकल पॉलिसी जो है हमारी वो आगे बढ़े। और महात्मा गांधी का विजन था, और आज बच्चे बच्चे भी साहब इसको जन जन तक ये पहुंच गए, महत्वाकांक्षी योजना है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपकी अनुमति हो तो, मैं जब भूटान में पोस्टेड था तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने स्वच्छ भूटान मिशन चलाया था। तो हमारे माननीय ब्रिगेडियर साहब चक्रवर्ती साहब की अध्यक्षता में, तो हमने साहब वीक में पखवाड़ा चलाते थे, स्वच्छ पखवाड़ा। स्वेच्छा से 2 घंटे हम सफाई अभियान करते थे। तो बड़े बड़े अधिकारी लोग भी साहब पॉलीथीन को उठा करके, गंदगी को उठा करके और वहां पर डस्टबिन को डिपॉजिट करते थे। तो वो इतना सफल हुआ कि जो माननीय वहाँ के जो राजा हैं जिग्मेगेसर नमग्याल वांगचुक साहब, उन्होंने भी भारत की प्रशंसा की थी, और हमारी जो प्रधानमंत्री जी है उनको लिखा था प्रशंसा पत्र कि आपकी जो ये टीम है वहां पर, हमारी साहब 400 जनों की टीम थी। तो उनके लिए हमने साहब 2 साल के दौरान भूटान में इसी स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पे ही वहां पर चलाया था। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है सब, और ये आज कामयाब होता भी दिख रहा है कि बच्चे भी सब बता देते हैं कि पापा इसको सही जगह, पहले डस्टबिन नहीं होता था तो ये धरातल पे दिखाई दे रहे हैं।
ग्रास रूट तक पहुंच गए सब। भूटान और भारत के जी क्या संबंध है जी और इकोनॉमिक जी क्या हम किस तरह से जुड़े हुए जी साहब, भारत और भूटान के साथ ऐतिहासिक संबंध है, बहुत पुराने संबंध है। उसका रीजंस है कि भूटान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो बफर जोन के रूप में चाइना और भारत के बीच में स्थित है। हम चाइना से डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इसलिए भूटान को एज ए छोटे नॉर्थ ईस्ट राज्य के रूप में हम उसको दे रहे हैं सब। अब हमारा जो आर्थिक इनके साथ संबंध है, तो वहां पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, सारे भारत सरकार उसको फंडिंग कर रही है। और सब सब्सिडी जो है भूटान में पेट्रोल के ऊपर, वो मैं जब वहां था तो हमारे यहाँ तो 90 रुपए लीटर पेट्रोल था, वहां 60 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। और जो भूटान के सैनिक थे, रॉयल भूटान आर्मी, उनको ट्रेनिंग भी भारत सरकार के द्वारा दी जाती थी। उनके सैनिकों का सारा राशन जो है वो भारत सरकार वहन करती थी। तो हमारे आर्थिक संबंध बहुत मजबूत है उनके साथ। और भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो पूरी तरह भारत पे डिपेंड है। हमारी भी सब विदेश नीति का जो पड़ोसी प्रथम नीति और लुक ईस्ट और आजकल तो एक्ट ईस्ट नीति के तहत भी हम उसको महत्व देते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी सर।